Assalamu alaikum students. Today we will discuss about the quick check questions of chapter number 17. हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, how will you increase the frequency of collision? स्टूडेंट्स, फ्रीक्वेंसी ऑफ collisions को कैसे इंक्रीज़ किया जा सकता है, इस वाले से आज हमारी डिस्कशन होगी। इसमें सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट है, ये कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, ये आपने याद भी करने हैं और अपनी जो है वो स्टिकी नोट्स पे लिख के बुक के साथ में अटैच करेंगे आप लोग। इंक्रीज़ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। सबसे पहले अगर आप रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन को क्या कर देते हैं, इंक्रीज़ कर देते हैं, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन क्या हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है। इंक्रीज़ द टेम्परेचर बढ़ाएं तो फिर भी फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन इंक्रीज़ होती है। टेम्परेचर के इंक्रीज़ होने से क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, तो कोलिजन भी क्या होती है, इंक्रीज़ होती है, और अफेक्टिव कोलिजन भी क्या होती है स्टूडेंट, इंक्रीज़ होती है। इंक्रीज़ द प्रेशर फॉर गैसेस के लिए होता है, अगर कोई गैसेस रिएक्टेंट्स हैं तो फिर आप उसका प्रेशर इंक्रीज़ करके अफेक्टिव कोलिजन क्या कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन क्या कर सकते हैं, इंक्रीज़ कर सकते हैं। और इसके साथ स्टूडेंट इंक्रीज़ द सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड्स का सरफेस एरिया इंक्रीज़ करके, यानी कि सॉलिड्स को अगर पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाए तो फिर भी हम क्या कर सकते हैं, उसकी जो अफेक्टिव कोलिजन है या फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन है उसको क्या कर सकते हैं, इंक्रीज़ कर सकते हैं। स्टीयरिंग करके, मिक्सिंग ऑफ रिएक्टेंट्स करके भी आप अफेक्टिव कोलिजन को क्या कर सकते हैं, इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपने इसमें लिखने हैं कि अगर आपसे पूछा जाता है हाउ विल यू इंक्रीज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन, तो इन पॉइंट्स के ज़रिए आप फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन को क्या कर सकते हैं, इंक्रीज़ कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, व्हाट हैपन टू द रिएक्टेंट पार्टिकल आफ्टर कोलिजन। स्टूडेंट्स, कोलिजन के बाद रिएक्टेंट्स के पार्टिकल के साथ क्या होता है, व्हाट हैपन टू द रिएक्टेंट पार्टिकल आफ्टर कोलिजन। तो इसकी 2 पॉसिबिलिटीज़ होती हैं स्टूडेंट्स, ये दोनों पॉसिबिलिटीज़ आप लोग याद भी रखेंगे। कोलिजन स्टूडेंट्स 2 टाइप्स की होती है, एक होती है सक्सेसफुल कोलिजन और दूसरी होती है अनसक्सेसफुल कोलिजन। सक्सेसफुल कोलिजन में क्या होता है स्टूडेंट्स, मॉलिक्यूल पार्टिकल जो होते हैं, किसी भी रिएक्टेंट्स पार्टिकल जो होते हैं वो आपस में कोलाइड्स करते हैं और उस कोलिजन के रिज़ल्ट में उनकी जो कोलिजन होती है और कोलिजन से जो एनर्जी होती है उनकी, वो एक्टिवेशन एनर्जी से क्या हो जाती है, हायर हो जाती है, जिसकी वजह से रिएक्टेंट्स रिएक्ट करके क्या बनाना शुरू कर देते हैं, प्रोडक्ट्स बनाना शुरू कर देते हैं। इफ़ कोलिजन अकर विद प्रॉपर ओरिएंटेशन एंड एनर्जी इक्वल टू द ग्रेटर दैन द एक्टिवेशन एनर्जी, पार्टिकल रिएक्ट टू फॉर्म द प्रोडक्ट्स। यानी कि अगर उन पार्टिकल की जो कोलिजन से एनर्जी होती है या काइनेटिक एनर्जी वगैरह जो है वो अगर एक्टिवेशन एनर्जी से हायर हो जाती है तो रिएक्टेंट्स रिएक्ट करके क्या बनाना शुरू कर देते हैं, प्रोडक्ट्स बनाना शुरू कर देते हैं। इसके साथ हमारे पास है अनसक्सेसफुल कोलिजन। अनसक्सेसफुल कोलिजन में क्या होता है स्टूडेंट्स, पार्टिकल्स आपस में कोलाइड तो करते हैं बट उनकी ओरिएंटेशन स्पेसिफिक नहीं होती, रॉन्ग वे से कोलिजन होती है और कोलिजन इस तरह नहीं होती कि उनकी जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो हायर हो जाए और रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाना शुरू कर दें। इसमें प्रोडक्ट्स नहीं बनते बल्कि पार्टिकल्स आपस में कोलाइड करके बाउंस बैक हो जाते हैं और इससे कोई भी प्रोडक्ट्स नहीं बनती, कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होता। इसके साथ नेक्स्ट हमारे पास क्विक चेक नंबर 17.2 है, वाई अ कैटलिस्ट इज़ मोस्टली यूज फाइनली डिवाइडेड फॉर्म। कैटलिस्ट को मोस्टली डिवाइडेड फॉर्म में क्यों यूज़ करते हैं, इसकी रीज़न मैंने टॉपिक जब पढ़ाया था तब भी आप लोगों को बता दिया था कि जब आप किसी भी कैटलिस्ट को डिवाइडेड फॉर्म में यूज़ करते हैं तो सरफेस एरिया इंक्रीज़ होता है। आपके पास मैंने एक एग्जांपल लिखी हुई है, यहाँ देखिएगा, यहाँ कैटलिस्ट डिवाइडेड फॉर्म में और यहाँ उसके लार्ज पीस है। जब कोई कैटलिस्ट डिवाइडेड फॉर्म में होता है स्टूडेंट्स तो उसका सरफेस एरिया क्या होता है, इंक्रीज़ होता है। जब सरफेस एरिया इंक्रीज़ होता है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होता है, इंक्रीज़ होता है। तो अ कैटलिस्ट यूज इन फाइनली डिवाइडेड फॉर्म टू इंक्रीज इट्स सरफेस एरिया। Greater surface area provides more active site for the reactant particle to collide with and thus increase the rate of reaction। तो ये टॉपिक के अंदर भी आप लोगों को पढ़ाया गया था कि जब आप किसी भी सॉलिड को क्या करते हैं, पार्ट्स में यूज़ करते हैं, उसको पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं तो सरफेस एरिया क्या हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, हाउ डू यू इंक्रीज़ द नंबर ऑफ सक्सेसफुल कोलिजन। ये फर्स्ट क्वेश्चन और ये ऑलमोस्ट तकरीबन सेम है। सक्सेसफुल कोलिजन को कैसे इंक्रीज़ किया जा सकता है, इंक्रीजिंग टेम्परेचर बढ़ाकर, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स को इंक्रीज़ करके, इंक्रीजिंग द प्रेशर गैसेस के लिए, इंक्रीज द सरफेस एरिया। सेम क्वेश्चन है जो पहले था, बस इसमें वो फ्रीक्वेंसी के हवाले से पूछा था, यहाँ सक्सेसफुल कोलिजन के हवाले से पूछा हुआ है। तो यहाँ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ डज़ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स चेंज ड्यूरिंग द रिएक्शन।
जब कोई रिएक्शन होता है तो उस वक्त कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स कैसे चेंज होती है, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। यहाँ छोटा सा ग्राफ भी बनाएंगे इसके साथ, और इसको ग्राफ के साथ एक्सप्लेनेशन भी इसकी लिखेंगे। एज द रिएक्शन प्रोसीड कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स इंक्रीज विद द टाइम। जैसे जैसे रिएक्शन स्टार्ट होता है तो रिएक्शन के स्टार्ट में इनिशियल स्टेज पे सिर्फ हमारे पास क्या होते हैं स्टूडेंट, ज़रा ग्राफ की तरफ देखेंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं कि इस ग्राफ में स्टार्टिंग पे जो है वो हमारे पास जस्ट रिएक्टेंट्स ही होते हैं, और फिर रिएक्टेंट्स रिएक्ट करके क्या बनाना शुरू कर देते हैं प्रोडक्ट्स, और प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन क्या होना शुरू हो जाती है, इंक्रीज़ होना शुरू हो जाती है। तो यहाँ देखिएगा एज द रिएक्शन प्रोसीड कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीज विद द टाइम। एट द बिगनिंग द रेट इज़ फास्ट, सो द कंसंट्रेशन इंक्रीज रैपिडली, द रेट डिक्रीज एंड फाइनली इट बिकम कांस्टेंट व्हेन द रिएक्शन इज़ कंप्लीट। जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है तो फिर क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है। इसके साथ ये ग्राफ ही बना देंगे आप लोग। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास क्विक चेक है 17.3। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ वुड यू डिटरमाइन द बेस्ट टाइम फॉर फ्रूट हार्वेस्टिंग। स्टूडेंट हम फ्रूट हार्वेस्टिंग के लिए बेस्ट टाइम को कैसे पता लगा सकते हैं, इसके लिए टॉपिक के अंदर भी मैंने आप लोग बताया था कि द बेस्ट टाइम ऑफ हार्वेस्टिंग इज डिटरमाइंड बाय द स्टडिंग द रेट ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शन एंड द प्रोडक्शन ऑफ इथीन ड्यूरिंग द राइपनिंग। स्टूडेंट्स फ्रूट्स की राइपनिंग के दौरान जो इथीन की प्रोडक्शन होती है, पहले भी आप लोग बताया कि जब फ्रूट्स पकते हैं तो उसकी राइपनिंग के दौरान जो इथीन की प्रोडक्शन है, इस प्रोडक्शन से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फ्रूट्स जो है वो कितने टाइम में जो है वो तैयार होंगे, कितने टाइम तक पकेंगे। तो यहाँ कहता है व्हेन द फ्रूट रीच पीक क्वालिटी इन टर्म्स ऑफ स्वीटनेस, कलर, अरोमा एंड टेक्सचर, इट इज़ रेडी फॉर हार्वेस्टिंग। इस चीज़ का अंदाज़ा हम लगा सकते हैं इथीन की प्रोडक्शन से, यानी कि उससे जो इथीन इवॉल्व होती है उसके जो रेट से है हम इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फ्रूट्स जो हैं वो कब तक तैयार होंगे। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, वाई डू सम फ्रूट्स वेजिटेबल गेट डिस्ट्रॉयड अर्लियर ड्यूरिंग समर देन इन विंटर। सर समर में बच्चों क्वेश्चन में है कि हमारे पास जो वेजिटेबल्स होती हैं, फ्रूट्स होती हैं, वो जल्दी डिस्ट्रॉय क्यों हो जाती हैं, जल्दी ख़राब हो जाती हैं समर में विंटर के मुकाबले में, तो उसकी वजह क्या है स्टूडेंट। उसकी रीज़न होती है हाई टेम्परेचर इन समर इंक्रीज़ द रेट ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शंस। एंजाइमेटिक रिएक्शंस क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। माइक्रोबियल ग्रोथ जो होती है वो इंक्रीज़ होती है। दीज फास्टर रिएक्शन काज क्विकर स्पॉइलेज, लॉस ऑफ फ्लेवर, टेक्सचर एंड न्यूट्रिशन वैल्यू ऑफ द फ्रूट्स वेजिटेबल, जिसकी वजह से हाई टेम्परेचर की वजह से मॉडरेट टेम्परेचर नहीं होता, जिसकी वजह से जो है वो फ्रूट्स और वेजिटेबल जल्दी क्या हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। तो और विंटर में चूँकि टेम्परेचर लो होता है, जिसकी वजह से एंजाइमेटिक एक्शन जो है वो स्लो होता है, जिसकी वजह से फ्रूट्स और वेजिटेबल जो है वो लॉन्गर टाइम के लिए क्या रहते हैं, सेव रहते हैं। ये आपके चैप्टर नंबर 17 के साल क्विक चेक क्वेश्चंस हैं, जो कि आप लोग अपने स्टिकी नोट्स पे लिख के बुक्स के साथ अटैच कर लेंगे।